अब जब मैं यहाँ पर रहने लगा तो मैंने देखा यहाँ पे फार्मिंग कैसे कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ फार्मिंग देखी है कैसे कर रहे हैं तो मैंने देखा इनकी कमर पे जो है ना, ये ज़मीन वमीन सब हमने दे रखी थी बटाई वटाई पे लेकर के। अच्छा। देखा इनकी कमर पे एक टंकी लगी रहती है और उसे लेके रोज लगे रहते हैं। हाँ। और वो उसमें क्या है कैसे, जब मैं पूछता था इन्हें खुद नहीं पता। ये जी दवाई है, हम उसने दुकान से लेकर आए। मगर किस बात की दवाई है? बोले ये जो जमीन इसमें जो कीड़े हो रहे हैं ना तो वो नहीं लग रहे हैं, इससे बच जाएंगे, और दूसरा ये थोड़ा साइज बड़ा हो जाएगा, अच्छा दिखेगा। तो मैं बोलता था, मैं यार किस बीमारी का है क्या है तुम्हें ये नहीं पता, वो तुम्हें कोई बता रहा है कि भाई ये ले जाओ, तुम उसे लेके आ रहे हो। मैंने इसकी स्टडी तो करो, पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, हम किसी को बता तो सके भाई इस दवाई का ये पर्पस है, ये है। तो बोले इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैंने देखा, मैं यार ये लोग तो कुछ भटकी हुई फार्मिंग कर रहे हैं। मतलब इनको यही नहीं पता कि एसेंस क्या है, कि समझ होनी चाहिए भाई। पहली बात तो बीमारी लगती है तो क्यों लगती है, और फिर उसका ये जो दवाई है, इस दवाई के अंदर सॉल्ट क्या है। अब मैंने मान लो हम एलोपैथी की दवाई भी खाते हैं तो आजकल हमें इतनी अवेयरनेस हो गई है, हमें पता होता है पैरासीटामोल क्या सॉल्ट है, ये क्या काम करता है, कब लेना चाहिए, या कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें खांसी जुकाम हो उसमें क्या दवाई लेनी चाहिए। कुछ प्रोहिबिटेड वो होते हैं, वो बहुत रेयर केस में लेने चाहिए। इनको मतलब ही नहीं है इस बात से। तो दूसरा मैं उनसे कहता था, मैं कहा भाई डोज क्या लगा रहे हो? कहला जिसने बताया नाप के इतनी डालनी है। मैं कहा ये क्या है? मगर ये क्या नाप, ये कोई पैरामीटर है नापने का? किसी का ये इतना बड़ा होगा, किसी का इतना बड़ा होगा, किसी का इतना बड़ा होगा। तो मतलब मैंने देखा, मगर यार कुछ मिसगाइडेड हुआ है। तो मैंने यार टाइम तो है ही, तो सीखते हैं। पहले मैंने केमिकल फार्मिंग सीखी, मतलब सीखने की कोशिश करी कि भाई ये क्या है कैसे है दवाई। अब दुकानदार से जाके पूछे तो उसे भी कुछ नहीं पता। उसे जो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दुकान कंपनियों के, वो बता जाते हैं, वो बता देता है इनको आगे। तो मैं कहा जो इनका तो मास्टर है वो भी अनपढ़ है एक तरह से। तो मैं कहा चल हम पढ़ते हैं। तो वो दवाइयों को मैं सर्च करता था इस पे गूगल वगैरह पे। तो वहाँ जब देखा तो मैंने देखा यार ये तो प्योर पॉइजन है। तो मैं कहा ये यूज़ कर रहे हैं इसमें, और उसमें लिखा होता है, डिस्क्लेमर भी होता है कि भैया ये हाँ, और मतलब ये आप ना यूज़ करो तो अच्छा, यहाँ तक लिख देते हैं। अब तो कंपनियाँ लिखती है कि ना यूज़ करो तो अच्छा है। इंडिया में तो फार्मिंग जब कभी हुआ करती थी पुराने टाइम में, ये तो 60-70s की 60s का वो है पैदाइश है ये सब चीज़ों की। तो उससे पहले तो ऐसी हो जाती थी खेती। तो दिमाग में जब उससे पहले ऐसा हो जाती थी तो अब क्यों नहीं हो सकती? तो ये क्वेश्चन को लेके मैं भाग दौड़ कर रहा था। अब देखो वो कोविड का पीरियड चल रहा था, मैं कोई पैशनेट नहीं था फार्मिंग के लिए। ये क्या होता है ना, लाइफ में एक टर्न सा आया, मगर कुछ टाइम दे देते हैं। कोविड बढ़ता चला गया, मतलब कोविड का जो वो लॉकडाउन पीरियड थे वो बढ़ते चले गए, तो टाइम मिलता चला गया, तो इधर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। मैंने फिर फार्मिंग सीखी, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहते हैं, मतलब केमिकल फ्री फार्मिंग में कहता हूँ। ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अब बहुत सारे वर्ड आ गए उसमें, बहुत सारे। तो केमिकल फ्री फार्मिंग मेरा वो था कि भाई ये जहर से मुक्त कैसे खेती करी जाए। तो वहाँ से सीखते हुए मैंने केवल एक व्यक्ति नहीं, जैसे भारत भूषण त्यागी जी है, ये तो एक व्यक्ति है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिनके मैं नाम भी भूल गया हूँ। अब मैंने बहुत एक्सप्लोर करा, इनफैक्ट एमपी में भी गया, महाराष्ट्र में गया, राजस्थान में गया, मैं कई जगह ट्रैवल करा। मैंने देखे तो सही कहाँ पे कैसे। अच्छा जितना घुसा उतना जब पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। मतलब जितना आप डीप में जाओगे ये समुद्र की तरह है, उतना और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है क्योंकि रीजन अलग है। फिर सीड्स भी समझने पड़ेंगे आपको, ठीक है, आपको खाली क्लाइमेट कंडीशन से समझनी पड़ेंगी, मोर ओवर आपको पेस्ट समझने पड़ेंगे। पेस्ट के अटैक किस वजह से होता है, कौन कौन से कैसे कैसे पेस्ट होते हैं, कार्निवोरस पेस्ट अलग होते हैं, हर्बीवोरस अलग होते हैं। मतलब ये साइंस इतनी बढ़ती चली गई और इंटरेस्ट डेवलप और ज़्यादा होता चला गया। लेकिन इसको बड़ा बनाएंगे, बड़ा इन द सेंस मतलब पर्सनली नहीं बनाना है, इसको बड़ा ऐसे बनाना है कि रेवोल्यूशन की तरह इसे क्रिएट करना है और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, जोड़ना है, जोड़ के ही होगा। और फिर मास स्केल पे जो इतने लोग पैदा करेंगे, ये भी समझ में आया कि ऑर्गेनिक की कोई मार्केट नहीं है अलग से। अगर आप मतलब आपको अगर ये बेचना है तो उसी मार्केट में जाना पड़ेगा जहाँ केमिकल बिकता है। और आप अगर अच्छी चीज़ बेच रहे हो तो ऐसा नहीं है, मार्केट बनाई जा सकती है, आपको सेगमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर और बड़ी फाइट है। और फार्मर मोटिवेट केवल तभी होगा इस इंडस्ट्री की तरफ जब ये इंडस्ट्री आपको अर्न करके देगी कंपैरेटिवली केमिकल के मुकाबले ज़्यादा। तो मैं कहा यार ये भी एक बड़ा टास्क होने वाला है। तो मैं कहा पहला टास्क तो यही है कि पहले सीखो, इम्प्लीमेंट करो, उसको ऑप्टिमम लेवल तक ले जाओ कि फार्मिंग मैक्सिमम कहाँ तक आउटपुट दे पाएगी। आउटपुट की बात हो रही है, यहाँ मॉनेटरी वैल्यू की बात नहीं हो रही।
फिर मॉनेटरी वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करना है वो एक अलग फाइट है। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट को मैं पहले दिन ही समझ गया था, जब मतलब पहले दिन का मतलब ये है कि जब इनिशियल स्टेज में था, जब मेरी R&D चल रही थी इस पे कि मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, तभी मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा, अदरवाइज में इसे मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। 3.5 साल में पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, एक बात क्लियर कर दूँगा, केमिकल फार्मिंग के मुकाबले जो आउटपुट है सिर्फ 50% तक ही अचीव कर पाओगे आप ऑर्गेनिक में। ये एक फैक्ट है। 3-3.5 साल हो गए मुझे, मैं पूरा इसको पूरा R&D करके, पूरा प्रैक्टिकल करके, देख के, सब काम करके, मतलब जो आप नहीं कर सोच सकते मैंने सारे वो काम करे हैं, उतने एफर्ट करवाए हैं इसमें, उतने फर्टिलाइजर्स लगाए हैं मतलब ऑर्गेनिक मैन्योर में, और पेस्ट मैनेजमेंट करके देखा है, आ ही नहीं सकता। रीज़न क्या है कि पहली चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आपको देसी बीजों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उनकी प्रोडक्टिविटी एक लिमिटेड है। जो आज के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स आ रहे हैं ना, GMO जितने भी सीड्स हैं, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एज कम्पेयर टू जो ये हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनके मुकाबले ज़्यादा है। तो एक तो ये आउटपुट आपको ज़्यादा दे रहा है केमिकल फार्मिंग में सीड, दूसरा आप उनको जो है ना प्रोटेक्शन देते हो, आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन देते हो पेस्ट से, वहीं ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा बहुत पेस्ट को ऊपर छोड़ना पड़ेगा, वो भी एक साइकिल का पार्ट है, डैमेज भी होता है। तो मैं बताऊँ 50% जिस दिन आप ले आए हो केमिकल मुकाबले, मान लो अगर 1 कुंटल कोई आइटम निकलती है केमिकल में, तो अगर आप उसमें आधा कुंटल पे आ गए हो तो ये समझ लो ना आप ऑप्टिमम पे आ गए हो, ठीक है। अब बात समझना, 1 कुंटल बेचने जा रहे थे, अब उसका आधा बेचने जाओगे तो आधा प्राइस मिलना, क्योंकि मार्केट अलग से नहीं है। तो कोई भी फार्मर आएगा ही नहीं, पैशनेट फार्मर आ जाएगा, लेकिन पैशनेट फार्मर इस बात को सुन के आ रहा है कि आजकल लोग बाग जो मार्केट में एडवर्टाइज करते हैं ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का या नेचुरल फार्मिंग का, वो ये क्या बोलते हैं, नहीं वो फैशन नहीं, वो ये बोल के करते हैं कि केमिकल से ज़्यादा देंगे आपको। अच्छा, ये भी करते हैं, बोल रहे हैं कि केमिकल से ज़्यादा मिलेगा आपको, और है नहीं ये और इसका फैक्ट नहीं है। इसमें कॉस्ट फैक्टर का क्या डिफरेंस? कॉस्ट फैक्टर आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, इनिशियली बढ़ेगा फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब आप जब 1-2 साल करोगे, पहले 1-2 साल तो आपका बढ़ेगा, उसके पीछे 2 रीज़न है। अगर प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हो तो बढ़ेगा, प्योर ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हो तो फिर अलग बात है, क्योंकि आपने मान लीजिए वीड्स के लिए, वीड मैनेजमेंट के लिए स्प्रे मार दिया शुरू में, तो आपका कॉस्टिंग कम हो गई, लेकिन वहीं वीडिसाइड मैनेजमेंट अगर आप लेबर से कराओगे तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब ये सारा फार्म जिसमें अब ये लगी हुई है, घिया लगा हुआ है, अगर मैं लेबर से लाई कराऊंगा इसकी तो इतने का घिया नहीं निकलेगा, इतने नारे के पैसे लग जाएंगे। 2-3 साल की प्रैक्टिस के बाद, 2-3 साल का जब टाइम आप दे दोगे तो वीड्स भी धीरे धीरे ग्रो करना कम हो जाते हैं। फिर आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होते हो, आपको समझ में आ जाता है कि किस समय में आप जो है ना मतलब क्या चीज़ें लगाओ ताकि वीड का असर उस पर कम रहे, वो भी इसका टाइम मैनेजमेंट भी है। फिर पेस्ट मैनेजमेंट भी धीरे धीरे मतलब कम हो जाता है, क्योंकि आपके जो बायोडाइवर्सिटी अगर आपके फार्म पे क्रिएट होनी शुरू होगी तो कुछ कार्निवोरस कीट तैयार हो जाते हैं फार्म पे, वो जो है ना इन हर्बीवोरस कीट्स को जो है मैनेज कर लेते हैं, तो पेस्ट मैनेजमेंट भी आपका कम हो जाएगा। फिर दूसरा, धीरे धीरे क्योंकि सॉइल कार्बन बढ़ जाता है, तो सॉइल कार्बन बढ़ने से जो है आपको फर्टिलाइजर पे नीड भी कम हो जाएगी। जैसे मैं बता रहा था ना, पहले जरूरत थी, अब धीरे धीरे लैंड ही मना कर रही है कि हमें जरूरत ही नहीं है फर्टिलाइजर के, अपने आप ही वो कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 2-3 साल का पीरियड लगेगा, कॉस्ट कम आ जाएगी। लेकिन कॉस्ट कम आने के बाद भी आप एक बात समझना, मान लो किसी ने पहले 10,000 रुपये लगा के 1 लाख रुपए की प्रोडक्शन ली, अब वो 5,000 लगा के 50,000 की प्रोडक्शन ले रहा है, इतना आएगा फर्क, तब भी तो लॉस में होगा ना वो, भाई पहले उसका 90,000 का प्रॉफिट था, अब 45,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट में तो फिर भी कम रहा ना। लेकिन क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं, या नेचुरल फार्मिंग एक नया सेगमेंट बना लिया है, इसके जो एडवर्टाइज करने वाले लोग हैं, वो लोगों को एनकरेज करने के लिए, फार्मरों को इकट्ठा करने के लिए, या अपने पर्सनल मोटिव को क्लियर करने के लिए वो लोगों को ये कह के बुलाते हैं इसमें कि भैया 1-2-3 साल की आपकी दिक्कत आएगी और 2-3 साल के बाद आपकी प्रोडक्शन केमिकल ज़्यादा हो जाएगी, और वो 2-3 साल के सर्वाइवल को करने के बाद जब देखता नहीं आई तो छोड़ के भाग जाता है। तो अल्टीमेटली क्या, और फिर क्या करेगा वो 10 आदमियों को जाके बताएगा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग 3rd क्लास काम है, इसके मत चक्कर पड़ना, और मैं पूरा करा हुआ हूँ, और लोग बाग उसका स्ट्रगल भी देख चुके होते हैं कि हाँ वाकई में इसने किया हुआ है, अब जो ये बोल रहा है सही बोल रहा होगा। तो अल्टीमेटली जो चीज़ आपको मतलब पॉजिटिव में लेके जानी थी वो आप उल्टा नेगेटिव में ले गए हो। कैसे फार्मर्स को ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसके लिए कुछ लोगों को मिलके एफर्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट उसके लिए ऐसा भी ऐसा नहीं है। हाँ, उसके लिए मैं बताया ना, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक, फार्मर को अगर इधर लाना है तो उसको आपको एक्चुअल में प्रॉपर गाइड करके उसको वो रिजल्ट देना होगा जो रिजल्ट उसको उसके सर्वाइवल में हेल्प करे। ये ना हो कि आपने उसे बुला तो लिया लेकिन बाद में पता लगा वो कर्जदार और हो गया,
क्योंकि छोटी छोटी लैंड रह गई है लोगों के पास। ठीक है। लेकिन पर्पज़ ये है कि हम जो है ना पहले एक फार्मर्स की ऐसी कम्युनिटी बना लें जो ऑर्गेनिक करने के लिए तैयार हो, और एक कस्टमर्स की ऐसी कम्युनिटी बना लें जो ऑर्गेनिक खरीदने के लिए तैयार हो। और इन दोनों का लिंकेज जब हो जाएगा तब फिर आप इसको जो है ना, क्योंकि फिर ये क्या है ना, माउथ पब्लिसिटी से अपने आप बढ़ जाएगा। तब क्या होगा, फार्मर्स को भी ये दिखाई देगा कि यार अब मान लो मेरे को मेरी सरसों के ठीक पैसे मिल रहे हैं, या पहले कंपैरेटिवली जो मैं वहाँ मार्केट बेच के आता हूँ उससे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो कर लेगा। दूसरा क्रॉप हमने शुरुआत में ऐसे डिसाइड करी मस्टर्ड, जिसमें लॉस कम है, ठीक है, उसमें मेहनत भी कम है ऑर्गेनिक। तो अभी हम एक क्रॉप से शुरू कर रहे हैं। अब जब एक आदमी को पहले दिखाई देगा यार मेरे को हर साल ये क्रॉप का जो है ना इसका पैसा अच्छा दिला देते हैं, तो फिर हम उसको कल को दूसरी कोई क्रॉप बोलेंगे भाई तू ये वाली क्रॉप कर ले, तो वो उस क्रॉप को भी करेगा जब उसको दिखाई देगा। फिर कस्टमर के अंदर अगर ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा भाई ये फार्मर मैं इससे ले रहा हूँ, और फार्मर को दिखेगा यार मेरा तो माल ये कस्टमर ले लेते हैं डायरेक्ट आके, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मोटिवेशन भी सेटल होगी। इस तरीके से इसे थोड़ा सा छोटे से इनिशियली उससे स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, इंटरेस्टिंग है। और इसको जो फार्म है ना ये फार्म बना रहे हैं मॉडल फार्म, तो कोई कहीं से भी आया, इनफैक्ट अभी जर्मनी से आए थे, फिर उनको हमारा रेफरेंस मिला, वो फिर हमारे फार्म पर आए यहाँ पर। तो यहाँ पर आके सारा देख के गए कि भाई आप फर्टिलाइजर कैसे बनाते हो, अपना पेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो, वीड मैनेजमेंट कैसे करते हो, जो बेसिक प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक। तो जितना हम लोग कर रहे हैं हमने वो सारा उनके साथ शेयर किया, उनको अच्छा भी लगा। फिर दूसरा आदमी को जो है ना ट्रस्ट बिल्ड तभी होता है जब वो देखता है। फिजिकली मैं कितनी बात कर लूँ उनसे, मतलब वर्बली कितनी बात करता रहूँ, लेकिन उन्होंने देखा यहाँ पे आके तो उन्हें लगा कि हाँ एक्चुअल में कुछ हो रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम इसको जो है अपने लेवल पे भी कोशिश करेंगे प्रमोट करने का। खैर ये तो अब अलग बात हो गई। कहने का मतलब ये है कि आज मान लो अगर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कहाँ पहुँच जाओगे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद क्या करना है ये आप आज डिसाइड कर लेना।